Hello dear students, welcome to another lecture of photochemistry. It is lecture 13. लेक्चर 12 में हम लोगों ने जेबनोस्की डायग्राम को डिस्कस किया था और उस जेबनोस्की डायग्राम में हमने देखा था कि किस प्रकार से फोटो एक्टिव मटेरियल या जो भी सब्सटेंस आपको गिवन है उस जिसमें आपको फ़ोटो ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, उसको जब आपने फोटोन इरेडिएट कराया था तो कैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांसफ़र हुए थे। फिर एक्साइटेड स्टेट्स में एनर्जी कैस्केडिंग या एनर्जी डिसिपेशन जिसे हमने कहा था वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। उसमें हमने वाइब्रेशनल कैस्केडिंग देखा था, उसमें हमने इंटरनल कन्वर्जन देखा था। देन एक तरह की जो एक्साइटेड स्टेट है, से फॉर एग्जांपल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, वहाँ से इलेक्ट्रॉन के ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र होना, उसको हमने इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहा था। और इस प्रकार से जो भी स्पिन स्टेट्स की जो चेंज हुआ उसके बाद जो एनर्जी डिसिपेशन होता है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएटिव एनर्जी रिलीज और नॉन रेडिएटिव एनर्जी रिलीज, उसको हमने पिछले डिस्कशन में पिछले लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कुछ जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं जिसमें कि हमको फोटोकेमिकल चेंजेस देखने हैं, वो सब्सटेंस डायरेक्टली फोटोन के साथ इंटरेक्ट न करके, यानी कि डायरेक्ट इरेडिएशन उन सब्सटेंस का हम न करके किसी थर्ड जो कंपोनेंट है रिएक्शन का, जैसे कि हम कोई एजेंट हम उसको मान लेते हैं या रिएजेंट आप उसको कह सकते हैं, उस रिएजेंट की हेल्प से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो आज के इस टॉपिक का, जैसा कि यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहा है, ये फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन है, या इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है फोटोसेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन मतलब कि कोई एजेंट, कोई रिएजेंट हम उसमें यूज करेंगे जो रिएजेंट सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट मीन्स जिस कंपाउंड को आप फोटोकेमिकली किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज करना चाहते हैं, वो सबस्ट्रेट हुआ उस प्रोसेस के लिए, उस सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट इंटरेक्ट करके इस सबस्ट्रेट को करस्पॉन्डिंग फोटोकेमिकल चेंज करने में हेल्प करेगा। इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी तक की जो रिएक्शंस हमने देखी थी, उन रिएक्शंस में हमने क्या ऑब्जर्व किया था। सपोज हमें कोई सबस्ट्रेट ए गिवन है, इस सबस्ट्रेट का फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं इसको फोटोलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है और फोटोलाइट को इसमें एक्सपोज करते हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाता है या किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस प्रोसेस में ये था कि ए व्हेन इंटरेक्ट विद फोटोन, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ए, सर्टेन लाइट को, यानी कि जो भी एनर्जी होगा इस फोटोन के करस्पॉन्ड, उस फोटोन के करस्पॉन्ड की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा, और ये एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट भी हो सकती है, एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट भी हो सकती है। सिंगलेट से जब ट्रिपलेट में जाएगा तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार अब ये एक्साइटेड स्टेट फर्दर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके कंपाउंड बी आपको यहाँ पर देगा। ये सिंपल फोटोकेमिकल या जो कॉमन फोटोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर आपको किसी थर्ड रिएजेंट की नीड नहीं है। सबस्ट्रेट डायरेक्टली फोटोन से इंटरेक्ट किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, सर्टेन वहाँ पर उसने स्पिन स्टेट्स को चेंज किया, मे बी सिंगलेट टू ट्रिपलेट एंड सो ऑन, और इस चेंज के बाद जो एक्साइटेड स्टेट का जो सिस्टम होगा वो फर्दर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म करके फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट इट विल कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट बी। क्लियर हो गया? लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं, सपोज
कि हमारे पास कोई कंपाउंड X है, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगी कि अगर आपको X को फोटोकेमिकली Y में कन्वर्ट करना है तो इस फोटोकेमिकल कन्वर्जन में X डायरेक्टली फोटोन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब न करने के रीजन क्या होंगे? न करने के रीजन ये हो सकते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा इस X को Y में कन्वर्ट होने के लिए, वो एनर्जी ट्रांसफर फोटोन से इस X में प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि इंटरेक्ट तो कर सकता है, फोटोन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, पर जो इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमको चाहिए, आपको अगर याद होगा तो इसी फोटोकेमिस्ट्री के जो मॉड्यूल्स थे या जो लेक्चर्स थे उसमें हमने एक जगह डिस्कशन किया हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो किसी भी सब्सटेंस को अब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए या केमिकल चेंज को परफॉर्म करने के लिए एक थ्रेशोल्ड पॉइंट से होके पास होना पड़ता है। मीन्स कंपाउंड हैज टू अटेन द थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। तो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे अटेन करेगा? बाय एक्सचेंजिंग द एनर्जी between exchange of energy between the substrate and the energy source। अब एनर्जी सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स फोटोन है। कई रिएक्शनों में इंटर मॉलिकुलर या इंटर एटॉमिक कोलिजन्स होते हैं, कहीं पर आप उसको हीट सप्लाई करते हो, किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट सॉल्वेंट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब वो किस फॉर्म से या किस मोड से हो रहा है, किस मेथड से हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। इसके केस में जो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन हम कह रहे हैं, उसके केस में X डायरेक्टली फोटोन से इंटरेक्ट करके एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मीन्स कि इसका डायरेक्ट एक्साइटेशन फोटोन के साथ इंटरेक्शन से नहीं होगा। ऐसे केस में हमको किसी थर्ड एजेंट की या थर्ड पार्टी का हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। से फॉर एग्जांपल आई वुड से दिस थर्ड रिएजेंट इज R। ओके, हम इसको R मान लेते हैं। अब ये R क्या हेल्प करेगा? R हेल्प करेगा कि फर्स्ट द R विल इंटरेक्ट विद द फोटोन एंड एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। R पहले फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद ये अपनी हायर एनर्जी स्टेट पर मूव करेगा। देन ये जो R जो मॉलिक्यूल होगा, जो कि अब एक्साइटेड स्टेट में एंटर कर चुका है, उस एक्साइटेड स्टेट में अपनी एनर्जी को जो ग्राउंड स्टेट में X है उसको ट्रांसफर करेगा। एज ए रिजल्ट ग्राउंड स्टेट का जो X है अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाके अपनी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म करेगा। क्लियर हो गया? तो जो ये R है, ये R आप इसको फोटो कैटलिस्ट का काम भी कह सकते हैं, या इस R ने विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पार्टिसिपेट किए बिना केवल इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने का काम किया। मीन्स कि इस X को एक्साइट करने का काम किया या सेंसिटाइज करने का काम किया, इसलिए इस R को हम सेंसिटाइजर कहेंगे। सिंस ये जो सेंसिटाइजर है वो फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, देयरफॉर दिस R विल ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोसेंसिटाइजर। क्लियर हो गया? हमने यहाँ पर क्या देखा कि कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें सबस्ट्रेट डायरेक्टली फोटोन के साथ इंटरेक्ट करके एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इट मीन्स कि एक्साइटेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ऐसी रिएक्शनों में हमें किसी थर्ड रिएजेंट की हेल्प की नीड होती है। अब वो जो थर्ड रिएजेंट होगा वो फोटोन के साथ इंटरेक्ट करके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाके अपनी एनर्जी को सबस्ट्रेट जो कि ग्राउंड स्टेट में है उसको ट्रांसफर करेगा और इसको एक्साइट करेगा। ठीक हो गया? अब जब सबस्ट्रेट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा तो वहां से सबस्ट्रेट अपनी केमिकल जो चेंजेज होंगे, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, उनको परफॉर्म करके फोटोकेमिकल जो कन्वर्जन है या रिएक्शन है उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है? अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अब टर्मिनोलॉजी यूज किस तरह से होती है? जो R हमने लिया, सिंस R क्या कर रहा है? R एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी एनर्जी को X को ट्रांसफर कर रहा है। मीन्स कि इसको हम डोनर D कहेंगे, D से रिप्रेजेंट करते हैं। X जो कि सबस्ट्रेट है, एनर्जी को एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकता है,
इस डोनर से एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर ए कहेंगे। तो यहाँ पर डोनर एक्सेप्टर जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। क्लियर हो गया? तो इस टर्मिनोलॉजी को हम इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में आगे हम देखेंगे। सेंसिटाइजर, इसको हम डोनर कहेंगे। सबस्ट्रेट जो सेंसिटाइजर से एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा उसको हमने एक्सेप्टर कहा। अब जो कॉमन जो सेंसिटाइजर हम लोग यूज करते हैं फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक तो होते हैं एटॉमिक सेंसिटाइजर और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूलर सेंसिटाइजर। एटॉमिक सेंसिटाइजर में हम लोग मरकरी यूज करते हैं, एटॉमिक सेंसिटाइजर में हम लोग कैडमियम यूज करते हैं और एटॉमिक सेंसिटाइजर में हम जिंक भी यूज करते हैं। कैडमियम, मरकरी एंड जिंक, ये तीन जो एटम्स हैं इनको यूजुअली हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में एज ए सेंसिटाइजर यूज करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर सेंसिटाइजर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सेंसिटाइजर में हमारे पास जो सबसे कॉमन है वो है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन ये बेंजोफिनॉन हो गया, एक सेंसिटाइजर ये है। दूसरा हम जो सेंसिटाइजर कॉमनली यूज करते हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो ये कॉमन सेंसिटाइजर है, ये एटॉमिक सेंसिटाइजर है, ये मॉलिक्यूलर सेंसिटाइजर है। तो इस तरह के फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस तरह के जो रिएजेंट्स हैं, सेंसिटाइजर्स हैं, उनको यूज करके एनर्जी ट्रांसफर को परफॉर्म कराएंगे फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, फ्रॉम सेंसिटाइजर टू सबस्ट्रेट, जो कि रिस्पेक्टिव फोटोकेमिकल चेंज करने के लिए इसेंशियल होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि जो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर है, उस एनर्जी ट्रांसफर होने और एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो जनरल मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको हम अब डिस्कस करते हैं। जनरल मैकेनिज्म, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि डोनर एटम जो होगा या डोनर जो भी मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा, जिसे कि हम अब सेंसिटाइजर कहेंगे, ये सेंसिटाइजर फोटोन के साथ इंटरेक्ट करके अपनी नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव करेगा। और आपको पता है जैसा हमने जेबनोस्की डायग्राम में ये डिस्कस किया था कि कोई भी सबस्ट्रेट जब फोटोन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ही वो मूव करेगा। मीन्स की जो एक्साइटेशन होगा डी का वो सिंगलेट स्टेट में होगा। अब हम सिंगलेट स्टेट को यहाँ पर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर सिंगलेट स्टेट इज 1। क्लियर हो गया? ये हमने कैलकुलेट करके भी देखा था। इसको लिखने का तरीका है कि डोनर एटम फोटोन के साथ इंटरेक्ट किया और अपने को एक्साइट किया और किस स्टेट पर चला गया? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। 1 स्टैंड्स फॉर सिंगलेट। ठीक हो गया? तो हम यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगा सिंगलेट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रिपलेट को हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब सिंगलेट में जब पहुंच गया तो सिंगलेट पर जाने के बाद एनर्जी कैस्केडिंग होता है, वाइब्रेशनल कैस्केडिंग है, इंटरनल कन्वर्जन है। इसके बाद ये जो सिंगलेट की स्टेट, क्योंकि सिंगलेट का लाइफ टाइम बहुत कम था, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगा वो सिंगलेट से पॉसिबल नहीं होगा। देयरफॉर दिस सिंगलेट डोनर विल change its spin multiplicity through inter-system crossing, and it will convert itself into triplet state of this molecule. सिंगलेट डोनर ने इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू अपनी स्पिन स्टेट को या स्पिन मल्टीप्लिसिटी को चेंज किया और ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये ट्रिपलेट डोनर जब एक्सेप्टर जो कि सबस्ट्रेट है जिसको कि हमें फोटोकेमिकल चेंज करना है जिसका, उस एक्सेप्टर से इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर करेगा।
energy, this is high energy system, this is low energy system. Energy will transfer from higher energy state to lower energy state. अब जैसे ही लोअर एनर्जी स्टेट होगा तो डोनर ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा, जीरो स्टैंड्स फॉर ग्राउंड स्टेट, प्लस एक्सेप्टर जो है वो अपनी ट्रिपलेट स्टेट पर चला जाएगा। ये एनर्जी ट्रांसफर हो गया। ये जो एक्सेप्टर है ये डायरेक्ट फोटोन से इंटरेक्ट करके अपने आप को एक्साइट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने डोनर की हेल्प ली और डोनर ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सिंगलेट में आया, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आया, ट्रिपलेट से एनर्जी ट्रांसफर किया और उसको एक्साइट कर दिया। अब ये एक्साइटेड एक्सेप्टर यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं वो परफॉर्म करके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सिंपल मैकेनिज्म है डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, इसको हम एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस इन फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। सेंसिटाइजर, फोटोन, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम फोटोन, गेट एक्साइटेड टू इट्स सिंगलेट स्टेट, डोनर और sensitizer in its singlet state, intersystem crossing will move to triplet state, triplet donor interacts with acceptor, energy transfer, acceptor का triplet state, triplet state acceptor will perform chemical transformation to give you product। क्लियर हो गया? अब इस पूरी प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। जो एग्जाम्पल हम लोग अब यहाँ पर लेने वाले हैं वो एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन। ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। इस 1,3-ब्यूटाडाइन की जब हम फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम इसका अगर कराना चाहें तो दो तरह का इसमें फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक को हम कहते हैं वैलेंसी आइसोमराइजेशन और एक को कहते हैं डायमराइजेशन। ठीक हो गया? तो यहां पर करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनते हैं दो प्रोडक्ट तो ये मिलते हैं हमको और दूसरे तरह के जो प्रोडक्ट मिलते हैं जो पहला प्रोसेस आपको दिख रहा है ये पहला प्रोसेस, इसको हम कहते हैं वैलेंसी आइसोमराइजेशन और जो दूसरी प्रोसेस है इस दूसरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायमराइजेशन। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने पे, इस प्रोसेस की मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले हम ब्यूटाडाइन के नेचर की बात कर लेते हैं। ब्यूटाडाइन सिंस ये ओलेफिनिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ब्यूटाडाइन से पहले अगर हम इस एल्कीन की बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, ये इथिलीन मॉलिक्यूल 150 से लेकर के 180 नैनोमीटर के बीच यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? यानी कि इस पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू जितना कम होगा E = hc/लैम्डा, जितना ये कम होगा उतना ही एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में जो यूवी हम जो फोटो केमिस्ट्री को डिस्कशन करते हैं उस फोटो केमिस्ट्री में इथिलीन की फोटो केमिस्ट्री बहुत टीडीएस है, बहुत टफ रहती है। कॉम्प्लिकेटेड फोटो केमिस्ट्री इसको बोलते हैं क्योंकि ये हाई एनर्जी सिस्टम है। सिंस इथिलीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना इजी नहीं रहता है, ये एक हाई एनर्जी का प्रोसेस है, इसको एनर्जी का वैल्यू बहुत चाहिए। सिमिलरली अगर हम ब्यूटाडाइन की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन से क्या होगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में, जिसको कि आप डिलोकलाइजेशन कहते हो। इस डिलोकलाइजेशन के कारण जो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है, इस ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल के एक्साइटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी का अमाउंट है वो इस इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के अमाउंट से कम होता है।
लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मॉलिक्यूल है 220 नैनोमीटर के करस्पॉन्ड एब्जॉर्प्शन को परफॉर्म करता है, यानी 220 नैनोमीटर की रेडिएशन को जब आप इसको दोगे तब जाके ये एक्साइट होगा। ये भी एक तरह से हाई एनर्जी सिस्टम है, इसके लिए भी लैम्डा का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका मीन्स ये हाई एनर्जी सिस्टम है। सपोज कीजिए कि किसी इस सिस्टम को अगर आप नॉर्मल यूवी लाइट, जो यूवी लैम्प हमारे पास मिलते हैं, उन यूवी लैम्प से अगर आप इस सिस्टम को इरेडिएट कराते हैं तो यूवी लैम्प का जो वेवलेंथ रहता है वो 250 नैनोमीटर ऑनवर्ड्स रहता है, 250 से ऊपर रहता है। तो उस फ्रीक्वेंसी पर है कि 250 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्ड जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा, उस एनर्जी को अगर आप इस पर एक्सपोज करोगे तो ये एक्साइटेशन को परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक हो गया? सिंस एनर्जी जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो 250 नैनोमीटर का रिस्पॉन्स है, इससे ऊपर है, और इसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 220 नैनोमीटर के करस्पॉन्ड की एनर्जी रिक्वायर्ड है। इट मीन्स ये जब भी किसी फोटोन से जिसका की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इस ऑर्डर का होगा या इससे ऊपर होगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इस इंटरेक्शन से जो एनर्जी एक्सचेंज होगा उस प्रोसेस में, वो एनर्जी एक्सचेंज इस फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो वैल्यू होगी उसको अटेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अब जब इसको अटेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इट मीन्स कि ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें कह सकते हैं कि यूजुअली पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे केस में जब हम इस ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल को 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल को जब हम किसी डोनर या सेंसिटाइजर के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, जब हम इसमें सेंसिटाइजर ऐड करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बेंजोफिनॉन को अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये बेंजोफिनॉन इजीली 366 नैनोमीटर, इसके लिए रिक्वायरमेंट था 220 नैनोमीटर, इसके लिए रिक्वायरमेंट है 366 नैनोमीटर एक्साइटेशन के लिए। मीन्स लो एनर्जी सिस्टम है, ये लो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसके लिए। इतना कम एनर्जी पर ये आसानी से एक्साइट हो जाता है। बेंजोफिनॉन के लिए जो लो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि ये हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जैसा हमने इथिलीन और ब्यूटाडाइन के केस में देखा था, इथिलीन का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट या एनर्जी का रिक्वायरमेंट था एक्साइटेशन के लिए वो 150 से 180 नैनोमीटर के करस्पॉन्ड था। जैसे ही हमने कॉन्जुगेशन बढ़ाया, ब्यूटाडाइन पर गए, ब्यूटाडाइन का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया वो 220 नैनोमीटर के करस्पॉन्ड हो गया। मीन्स कि कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ जो लैम्डा का वैल्यू है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बेंजोफिनॉन, बेसिकली बेंजोफिनॉन को अगर आप उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर इसको आप देते हैं, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जितना कॉन्जुगेशन बढ़ेगा उतना ही लैम्डा का वैल्यू हायर की ओर शिफ्ट होगा। मीन्स कि जो 366 नैनोमीटर है वो इस कॉन्जुगेशन के कारण इसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट आ रहा है, इतना लेस एनर्जी है। लेस एनर्जी पर एक्साइट हो जाएगा। अब एक्साइट हो जाएगा तो अपने हायर स्टेट पर जाएगा। तो हायर स्टेट पर जाने के बाद ये बेंजोफिनॉन मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर को परफॉर्म करेगा, और एनर्जी ट्रांसफर को करने के बाद इस ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल को एक्साइट करके इसकी ट्रिपलेट स्टेट पर शिफ्ट करेगा, और ट्रिपलेट स्टेट से फिर वहां पर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। क्लियर है? इसका एग्जांपल देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म को। बेंजोफिनॉन फोटोन के साथ इंटरेक्ट करेगा, बेंजोफिनॉन एक्साइट होकर सिंगलेट स्टेट पर गया। सिंगलेट स्टेट पर जाने के बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को परफॉर्म करेगा, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को परफॉर्म करने के बाद कौन सी स्टेट पर पहुंच गया? ये अपनी ट्रिपलेट स्टेट पर। इस ट्रिपलेट स्टेट पर जाने के बाद ये बेंजोफिनॉन का एक्साइटेड मॉलिक्यूल 1,3-ब्यूटाडाइन की ग्राउंड स्टेट पर जो है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। हाई एनर्जी का सिस्टम, लो एनर्जी का सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर होगा, और एनर्जी ट्रांसफर होने से क्या हो जाएगा?
एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद 1,3 ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल अपनी ट्रिपलेट स्टेट पर आएगा और बेंजोफिनोन अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। ठीक है, इस ट्रिपलेट स्टेट पर आने के बाद ट्रिपलेट स्टेट पर भी आ सकता है। अगर यहां से एनर्जी ट्रांसफर होता है, मान लेते हैं सिंगलेट स्टेट से एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी गैप बहुत कम है सिंगलेट से सिंगलेट का, और अगर यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होता है तो जो ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है वो सिंगलेट स्टेट पर आएगा। अब जो आप ये प्रोसेस देख रहे हैं बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल से ट्रिपलेट ब्यूटाडाइन के फॉर्मेशन तक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। ये फोटोसेंसिटाइजेशन है, एक सबस्ट्रेट ने, एक रिएजेंट ने दूसरे मॉलिक्यूल को फोटोकेमिकली सेंसिटाइज किया और उसको ट्रिपलेट स्टेट पर पहुंचा दिया, यानी कि एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचा दिया। सिंस ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल अब अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, अभी यहाँ पर हमको ट्रिपलेट स्टेट दिख रही है, तो उस ट्रिपलेट स्टेट को देखते हैं कि ट्रिपलेट स्टेट कैसी हो सकती है। ट्रिपलेट स्टेट को समझने के लिए, जैसा कि हमको पता है कि ट्रिपलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो सेम स्पिन होती है। दोनों जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी। तो इस सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं? इस सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपलेट स्टेट को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, या इसी की दूसरी फॉर्म हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करके यहां पर आए, ये स्टेट हो सकती है। ठीक हो गया। अब ये जो बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर रोटेशन भी हो सकता है। रोटेशन होने से क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि इसको रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, इस तरह से मिलेगा। तो ये भी इसकी ट्रिपलेट स्टेट ही है, एक फॉर्म ये है। अब जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो प्रोडक्ट इन्हीं के करस्पॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अब देखते हैं इन स्टेट्स को ध्यान में रखिएगा, इन स्टेट से कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सिंस हमको डायमराइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करना है, डायमराइजेशन के लिए मैं इसको लेता हूं सबसे पहले। एक सिस्टम ये हो गया। डायमराइजेशन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होंगे, एक ही सिस्टम के दो मॉलिक्यूल, तो एक जो प्रोडक्ट बनेगा उसे डायमर कहते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक ट्रिपलेट स्टेट ये है, एक ट्रिपलेट स्टेट ये है। आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इस कार्बन पर अगर स्पिन इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज है तो इस कार्बन पर काउंटर क्लॉकवाइज है। सिमिलरली इस कार्बन पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज है। मीन्स कि ये बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो अपोजिट रहती है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये बॉन्ड बनेगा और ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम इसी को लिख ले रहे हैं। एक फॉर्म ये है और दूसरी फॉर्म को मैं लिखता हूं इस तरह से। ये भी ब्यूटाडाइन की ट्रिपलेट फॉर्म ही है, रेजोनेट करके यहां पहुंच गया। अब आप देख रहे हैं कि स्पिन अलग अलग है, यहाँ पर स्पिन अलग है, यहाँ पर स्पिन अलग है। ये स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी बॉन्ड बन सकता है ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो 6 मेंबर रिंग में ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्मेशन आप दिखा सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने इस प्रकार क्या देखा कि ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल जिसको कि एक्साइट होने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और जो नॉर्मल यूवी का जो रेंज है, जो हमको यूवी इंस्ट्रूमेंट मिलता है रेडिएशन के लिए, यूवी लैंप का जो एनर्जी का जो रेंज है उस एनर्जी के करस्पॉन्ड वो नहीं
आ पाता है। इसका मीन क्या हुआ कि उस ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए हमको हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, तो हमने बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल का हेल्प लिया। बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल लो एनर्जी पर एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होने के बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है ब्यूटाडाइन के ट्रिपलेट में। अब इस तरह के एनर्जी ट्रांसफर में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक स्पिन स्टेट से दूसरे मॉलिक्यूल की स्पिन स्टेट में, तो जो सेंसिटाइजर है उसकी जो एक्साइटेड स्टेट होगा या ट्रिपलेट स्टेट जो हम कहेंगे, और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसकी जो ट्रिपलेट स्टेट है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना ही एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंट होगा। जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उतना एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। इट मीन्स जब भी आप इस तरह के सेंसिटाइजर को सिलेक्ट करेंगे तो उस सेंसिटाइजर को सिलेक्ट करने में आप सबसे पहले जो एक्सेप्टर है उसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसके एनर्जी को आप थोड़ा सा हम उसको देख लेंगे कि इसका एनर्जी किस ऑर्डर का है, और जो सेंसिटाइजर है इसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी किस ऑर्डर की है, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो किस तरह का। अगर ज़्यादा एनर्जी गैप होगा तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी वो लेस एफिशिएंट प्रोसेस मानी जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने फोटो सेंसिटाइजेशन को डिस्कस किया, और फोटो सेंसिटाइजेशन के साथ साथ हमने ये देखा कि कैसे फोटो सेंसिटाइजर किसी जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद जो डिज़ायर्ड फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो कि प्रोबेबली इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे जहाँ पर कि इस तरह का फोटो सेंसिटाइजेशन रिक्वायरमेंट होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में भी सेंसिटाइजेशन होता है, वहाँ पर भी डायरेक्ट रेडिएशन, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और H2 को सीधे फोटोन से इंटरेक्ट कराएंगे तो वहाँ पर उसका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन उसमें पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए भी हमको वहाँ पर जो फोटोकेमिकल सेंसिटाइजर्स हैं, वे फोटो सेंसिटाइजर्स हैं, उनको हमको यूज करना पड़ता है। जैसा कि नेचर में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का यूज होता है। ठीक हो गया, इस लेक्चर में हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।